स्टूडेंट्स, आज है स्माइल पेपर नंबर 10 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है संख्या 180, 72 व 252 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये जो तीनों संख्याएं आपको दी गई है इसका हम अभाज्य गुणनखंड जो विधि है उससे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 180, इसमें इकाई का अंक क्या है 0, इसलिए इसमें किसका भाग जाएगा 2 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं, हम 2 संख्या लेंगे तो ये 18 हो गया। कितनी बार जाएगा 9 बार, 0 का 0। फिर आगे हम देखेंगे यहाँ पे 0 है, इकाई का अंक 0 होने पे किसका भाग जाएगा 2 का, क्योंकि 2 का भाग कब जाता है जब किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो उस संख्या में 2 का पूरा भाग जाता है। इसलिए इसमें हम 2 का भाग देंगे तो संख्या 9 लेंगे। 9 में जब हमने 2 का भाग दिया तो ये 4 बार जाएगा और 8 आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, 4, 8, बच गया कितना 1। वो 1 और आगे वाला 0, वो 1 जो बचा और ये 0 मिलके कितने हो गए 10 हो गए। तो कितनी बार भाग जाएगा 10 में 5 बार। आगे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इकाई का अंक 5 है तो 2 का भाग तो जा नहीं सकता, तो हम किसका भाग देंगे यहाँ पे। यहाँ हम चेक करेंगे कि क्या इसमें 3 का भाग जाता है। तो 3 का भाग जाने के लिए नियम क्या होता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़े में आता हो, जैसे यहाँ पे 45 है, आप इसके अंकों को जोड़ें, 4 और 5 को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास में 9 आता है और 9 में 3 का पूरा भाग जाता है। इसलिए हम यहाँ भाग किसका देंगे 3 का। 3 का 4 में भाग दिया 1 बार, 3, 1, 3, बच गया कितना 1 बच गया। वो जो 1 बच गया वो और ये वाला 5, ये मिलके कितने हो गए 15। तो 15 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार, 3, 5, 15। ठीक है, आगे देखेंगे 15 में हम किसका भाग दे सकते हैं। तो आप वापस से अंकों को जोड़ के देखें तो 5 और 1 कितना हो गया 6, किसका भाग जाएगा 3 का। क्यों, क्योंकि 6 3 के पहाड़े में आता है इसलिए। तो 15 में 3 का भाग देंगे 5 बार जाएगा और यहाँ पे 5 आ गया, 5 में 5 का भाग जाता है 1 बार। ठीक है, तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड 180 का। इसी तरह से हम आगे अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं 72 का। 2 का देंगे क्योंकि इकाई का अंक 2 है, 2 तिया 6, बच गया 1 और 2 हो गए 12। कितनी बार जाएगा 2, 6, 12, 6 बार जाएगा। फिर 2 का देंगे, 2, 1, 2, बच गया 1 और 6 हो गया 16, कितनी बार 8 बार। फिर 2 का देंगे, 2, 9, 18। फिर 3 का जाएगा, 3, 3, 9, फिर 3 का जाएगा 3 में 1 बार। ठीक है, तो ये हो गया 72। उसके बाद में 252। अब देखिए इकाई का अंक 2 है, 2 का भाग देंगे, 2, 1, 2, 5 में देंगे 2 दूनी 4, बच गया 1 और 2 हो गए 12। कितनी बार जाएगा 2, 6, 12। फिर 2 का देंगे तो 2, 6, 12 और 2 तिया 6। ठीक है, पूरा चला गया। इसके बाद अब 2 का तो भाग जाएगा नहीं, वापस से एक बात आप अंकों को जोड़ के देखेंगे, 6 और 3 कितने हो गए 9। तो 9 किसके पहाड़े में आता है 3 के में, तो 3 का आप भाग दे सकते हैं यहाँ पे। तो 3 दूनी 6 और 3, 1, 3। ठीक है, 21 आ गया। वापस से आप किसका भाग देंगे 3 का। क्यों, क्योंकि 21 3 के पहाड़े में आता है और 2 और 1 अंकों का योग भी यहाँ पे 3 आ रहा है इसलिए। तो 3, 7, 21, 7 में 7 का भाग जाएगा 1 बार। ठीक है, तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब हमें इनका लेस और मैसे ज्ञात करना है, तो आप पहले इनको लिख लेंगे। 180 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। 72 जिसे आप लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इसके बाद 252, इसे आप लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, अब हम इसका लेस और मैसे ज्ञात करना चाहते हैं। तो देखिए मैसे के लिए आपको क्या करना होता है, जो भी आपको संख्याएं दे रखी है उनके अभाज्य जो आपने गुणनखंड किए हैं इनमें से जो भी कॉमन, जो कि सारी संख्याओं के अंदर कॉमन नंबर्स कॉमन संख्याएं आएगी वो हम ले लेंगे। तो यहाँ पे जो पहली संख्या हमने ली थी इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 है, सेकंड में भी 2 है और थर्ड वाले में भी 2 है, तीनों में 2 2 है, तो ये हो गया।
वापस देखेंगे, एक दो और है, ये भी दो और ये भी दो, इसको भी आप अलग से गोला लगा लेंगे। फिर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो ये 3 और ले लेंगे आप। उसके बाद दोबारा देखेंगे तो यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, तो ये जो संख्याएं हैं ये सब में आ रही है, जो सब में आती हैं वो कॉमन होती हैं और वही आपको मैथ्स में लेनी होती है। तो यहाँ पे 2 गुणा 3 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। तो इसका मैथ से कितना आ गया आपके पास 36। अब हम लैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, लैसे ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं, जो भी संख्याएं आपके अभाज्य गुणनखंड के अंदर जो लिखी गई है वो ज्यादा से ज्यादा बार जहां पे आ रही है आपको वो लेना है। जैसे 2 की हम बात करें तो 180 के अभाज्य गुणनखंड में 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 72 के अभाज्य गुणनखंड में 3 बार और 252 के अभाज्य गुणनखंड में 2 बार। तो 2 ज्यादा बार कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। कितनी बार ज्यादा आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो 2 को आप यहाँ पे 3 बार लिख लेंगे, 2 गुना 2 गुना 2। फिर देखेंगे 180 में 3 कितनी बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है। 72 में 3 2 बार आ रहा है और 252 में भी 2 बार आ रहा है। तो सब में 2 2 बार आ रहा है 3, तो आपको 3 को 2 बार लिख लेना है, 3 गुना 3। अब देखेंगे 180 वाले जो गुणनखंड उसमें 5 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा और इसमें भी नहीं आ रहा, एक बार आ रहा है 5, तो आपको एक बार लिख लेना है। उसके बाद 7 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो एक बार आपको 7 भी लिख लेना है। मतलब कि जो संख्याएं किसी एक में आ रही है बाकी औरों में नहीं आ रही है तो वो आपको लिख लेनी है, जो ज्यादा से ज्यादा बार जहां आ रही है उस हिसाब से। अब हम गुणा करके देख लेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो यहाँ तक का जो है आपकी कितना हो गया 24, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। इधर से आप देखें 7 पंजे 35, यहाँ तक 24 हो गया था, 24 72। ठीक है, तो यहाँ तक का हो गया 72 और ये हो गया कितना 7 पंजे 35। गुणा करके देख लेंगे तो इसका जो लैस है वो हमारे पास में आ गया 2520। क्वेश्चन नंबर 2, विभाजन एल्गोरिथ्म पद्धति के द्वारा बहुपद px बराबर x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 को gx बराबर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो जो विभाजन एल्गोरिथ्म होती है वो क्या होती है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो उससे हमें इसे हल करना है। तो भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पे भाज्य है px, भाजक है हमारे पास में gx, भागफल हमें पता नहीं है जो हमें निकालना है तो वो हम qx मानते हैं और शेषफल है रिमाइंडर rx। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमें जो है ये भाग करना है। तो यहाँ px में आपको भाग देना है gx का। तो आप भाग देने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिख लेंगे px क्या है, x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, gx है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का x। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको जो x की घात है उसके घटते क्रम में हम इस पद को अरेंज कर लेंगे, इसको इस तरह से रख लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले x स्क्वायर, उसके बाद में सेकंड नंबर पे आएगा माइनस का x और फिर आएगा प्लस का 1। ठीक है, भाग देने के लिए आपको जो भी आपको व्यंजक दिया गया है उसको आप जो चर है उसकी घटते क्रम में घाते लिखते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो अब आप gx जो है इसका आप इसमें भाग देंगे तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 आपको भाग देना है x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 3। अब जब भी आप एक बीजीय व्यंजक का दूसरे बीजीय व्यंजक में जब आप भाग देते हैं तो आपको 3 चीजों की ध्यान रखने की जरूरत होती है। सबसे पहले आप देखते हैं उसका चिन्ह, फिर आप देखते हैं उसकी संख्या और फिर आप देखते हैं उसका चर, जो चर है चर की घात।
ठीक है, ये सिस्टमेटिक आप 1, 2 और 3 आप नंबर से ये चीज चेक करते हैं, जिससे आपको जो गुणा किससे करना है इसको समझने में आसानी होती है। देखिए यहाँ पे इसका जो एक्स स्क्वायर जो ये है भाजक है, उसका एक्स स्क्वायर प्रथम पद है जिसका चिन्ह क्या है प्लस का, और यहाँ पे एक्स की घात 4 है उसका भी चिन्ह क्या है प्लस का। तो मतलब यहाँ पे शुरुआत के अंदर हम चिन्ह लगाते नहीं है, आपको प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आप मान के चलें कि आप शुरुआत में प्लस है तो यहाँ पे चिन्ह भी क्या आएगा प्लस का आएगा। उसके बाद आगे है संख्या, यहाँ पे संख्या 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यहाँ पे भी संख्या 1, जिसके साथ कोई संख्या नहीं होती उसका गुणांक हमेशा 1 होता है। तो 1, तो आपको यहाँ पे एक ही संख्या लेनी है, मतलब कुछ गुणा नहीं करना है। इसके बाद में हम देखते हैं घात, यहाँ पे घात है x की घात 2, यहाँ पे x की घात 4, आपको x की घात 2 से x की घात 4 लेके आना है। तो वो कैसे आएगा, जब आप x की घात 2 को x की घात 2 से गुणा करेंगे तभी x की घात 4 आएगा। मतलब आपको गुणा किससे करना पड़ेगा, आपको गुणा करना पड़ेगा यहाँ x की घात 2 से। आपने लिख दिया x की घात 2। अब ये जो x की घात 2 है इसको आपको इस पूरे से गुणा करके चेक करना है कि क्या आता है। तो एक्स स्क्वायर, इसे आपने गुणा किया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर हो गया एक्स की घात 4 प्लस और माइनस हो गया माइनस, एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा करेंगे तो आएगा एक्स की घात 3 प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, एक्स स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर। जो आपके पास में आया है गुणा करने के बाद में बीजीय व्यंजक, उसको आप घातों के हिसाब से यहाँ पे लिख देंगे। मतलब x की घात 4 वाले के नीचे x की घात 4 वाला लिखना है, 3 घात वाले के नीचे 3 घात वाला, 2 घात वाले के नीचे 2 घात वाला। तो देखिए सबसे पहले आया है x की घात 4, तो आपने यहाँ लिख दिया x की घात 4। आगे है माइनस एक्स की घात 3। अब देखिए हमें जो बीजीय व्यंजक दे रखा है उसमें x की घात 3 का पद ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ये x की घात 3 वाला जो है ये सबसे लास्ट में लिख देंगे, माइनस एक्स की घात 3। फिर है प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप एक्स स्क्वायर के नीचे लिख देंगे प्लस का एक्स स्क्वायर। आगे करेंगे, इसको आगे तक बढ़ाएंगे, निशान चेंज करने होंगे क्योंकि हमें पहला वाला जो पद है ये काटना है, तो वो हमें एक प्लस का और एक माइनस का चाहिए होता है। तो ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, आपने इसको काट दिया। अब देखिए, अब आपको जो नीचे यहाँ पे जो शेष बचा है वो लिखना है ना। तो यहाँ पे हम इसको लिखने का तरीका भी सेम है, आप ज्यादा घात वाला पहले लिखेंगे उसके बाद कम घात वाला लिखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस एक्स की घात 3, ये एक्स की घात 3 पहले आएगा। पद शुरुआती जो पद होता है उसमें आप प्लस का चिन्ह ना लगाएं तो भी वो गलत नहीं है। आगे आप लिखेंगे इसको माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर। आगे आएगा प्लस का 4x और माइनस का 3। ये हमारा जो अगला बीजीय व्यंजक है जिसमें आपको इसका भाग देना है। वापस से आप वही प्रक्रिया दोहराएंगे, आप इसका प्रथम पद देखेंगे तो यहाँ पे संख्या है 1, चिन्ह है प्लस का, यहाँ पे भी प्लस है, संख्या 1 है, तो इसका मतलब आपको चिन्ह क्या लेना है, प्लस प्लस है तो यहाँ पे भी आपको क्या लगा देना है, प्लस ही लगा देना है। फिर यहाँ पे संख्या 1 हो ही गई, तो संख्या आपको कोई लेनी है नहीं गुणा के लिए। अब एक्स स्क्वायर है यहाँ पे एक्स की घात 3 है, तो आप एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करोगे, आपके पास में एक्स की घात 3 आ जाए तो आप गुणा करोगे एक्स से। एक्स स्क्वायर को जब आप एक्स से गुणा करते हैं तो आपके पास में एक्स की घात 3 आ गया है, तो यहाँ पे आप गुणा करेंगे किससे, एक्स से गुणा करेंगे। अब आप इस एक्स को जो भाजक है उससे गुणा करके देख लेंगे कि आपको कौन सा व्यंजक मिल रहा है। तो x को जब आप गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से, तो ये आएगा एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस, एक्स को x से गुणा किया एक्स स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, x को 1 से गुणा किया तो x, ये हमारे पास आया जो हमने यहाँ लिख दिया। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का x। आगे करेंगे, निशान चेंज, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो ये कट जाएगा, माइनस का 4 और प्लस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 3, तो माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4 और माइनस का 1, तो ये होगा प्लस का 3, तो प्लस का 3x का x, यहाँ माइनस 3 का माइनस 3। अब इसे आगे करेंगे, अब वापस से वही चीज प्रक्रिया दोहराएंगे हम। यहाँ पे है प्लस, यहाँ है माइनस, हमें लिखना माइनस, ठीक है। यहाँ पे संख्या 1,
यहाँ पे संख्या 3। तो एक को आप किससे गुणा करें कि आपके पास में 3 आ जाए, तो एक को आप 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, मतलब इस बार आपको किसी चर से इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब आप -3 को इससे भाजक से गुणा करके चेक कर लेंगे क्या आता है। तो ये आएगा -3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 को x से गुणा किया 3x, माइनस को प्लस से गुणा किया माइनस, 3 को 1 से गुणा किया 3। आप यहाँ लिख देंगे -3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 3, निशान चेंज, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। अब यहाँ पे देखिए सारे पद कट रहे हैं, कैसे? क्योंकि एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, इस वजह से ये पूरा का पूरा व्यंजक कट जाएगा और शेषफल क्या बचेगा? 0। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो भागफल है वो क्या आया? x स्क्वायर प्लस x माइनस का 3 और शेषफल क्या आया? 0। क्वेश्चन नंबर 3 है, रैखिक समीकरण युग्म 3x प्लस 4y बराबर 0 तथा 2x माइनस के y बराबर 0 का हल लिखिए। तो इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करके देखेंगे। तो 3x प्लस 4y बराबर है 0 और 2x माइनस के y बराबर है 0। तो विलोपन विधि में क्या करना होता है, आपको जो भी दो पद दे रखे हैं उनमें से एक पद को आपको विलोप करना होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस का 4y है और यहाँ पे माइनस का y है। तो मैं यहाँ पे ये जो नीचे वाला जो समीकरण है इसको मैं दोनों तरफ 4 से गुणा कर दूंगी, इसको भी 4 से और इसको भी 4 से। तो ये आगे आएगा 3x प्लस का 4y बराबर है 0। ये हो जाएगा 4 दूनी 8x प्लस माइनस माइनस 4 को y से गुणा करेंगे 4y बराबर 0 को 4 से गुणा करेंगे 0। इसे आप आगे हल करेंगे तो प्लस 4y माइनस 4y ये कट जाएगा एक बार प्लस माइनस होने की वजह से। अब देखिए 3x और 8x दोनों प्लस के हैं तो 11x बराबर 0, 0 हो गया 0। तो x बराबर 0 बटा 11, तो x बराबर यहाँ पे हमारे पास मान आ गया x बराबर 0। अब आप ये जो x बराबर 0 वाला जो मान है ये आप किसी भी समीकरण में लिख करके y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो 3x का मान हमने रखा 0 प्लस 4y बराबर हो गया 0, 3 को 0 से गुणा किया 0 प्लस 4y बराबर 0, तो 4y बराबर हो गया 0। तो y बराबर 0 बटा 4, तो y बराबर 0 में 4 का भाग दिया तो क्या आया? 0। तो इस समीकरण में x बराबर भी क्या आया? 0 और y बराबर भी 0। ये हुआ इस समीकरण का हल। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने की आवश्यकता है कि यदि आपको किसी रेखा का समीकरण दिया जाता है, रेखा का समीकरण हमेशा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 फॉर्म का होता है। मतलब कि x का पद होता है, y का पद होता है और एक संख्या होती है। यदि किसी भी समीकरण में आपको संख्या वाला पद नहीं दे रखा है तो हमें वहीं पे हम ये चीज समझ सकते हैं कि इन दोनों समीकरणों का हल मूल बिंदु होगा। यदि किसी समीकरण में संख्या वाला पद नहीं है अर्थात c वाला पद नहीं है, इसका अर्थ है कि वो जो रेखा है वो मूल बिंदु से गुजरेगी। क्वेश्चन नंबर 4, यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर p व सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर q हो तो सिद्ध कीजिए q p स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2p। तो इस क्वेश्चन में आपको q और p का मान दे रखा है, वो आपको इस दिए गए व्यंजक में रखना है और दोनों को बराबर सिद्ध करना है। तो रखिए q का मान है यहाँ पे सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, आगे ब्रैकेट p का स्क्वायर, तो p का स्क्वायर साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 1 ब्रैकेट बंद बराबर 2 गुणा p का मान है साइन थीटा प्लस कोस थीटा। आगे हल करेंगे इसे तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा ब्रैकेट, यहाँ पे a प्लस b के होल स्क्वायर वाले सूत्र से आप इसको खोल देंगे तो पहली संख्या का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस का स्क्वायर तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये आपने ब्रैकेट खोल दिया है, किससे खोला है? a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले सूत्र से खोला है, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, इसे आप आगे करेंगे -1 बराबर
2 आगे है साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो देखिए सेक थीटा इसे आप चेंज कर लेंगे, सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कोस थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसका होता है 1 बटा साइन थीटा। ब्रैकेट बंद, आगे ब्रैकेट शुरू। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये अस्मिका है, प्रथम अस्मिका, इसका मान होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 बराबर 2 ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा। आगे आप करेंगे ब्रैकेट के अंदर जो आपको मान दे रखे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, इनका आप लघुत्तम ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा लघुत्तम, इन दोनों को आपको ले लेना है। जो इसके पास है, क्या है इसके पास, कोस थीटा, क्या नहीं है साइन थीटा, वो आपको साइन थीटा को ऊपर वाले से गुणा कर देना है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस इसके पास में दूसरे वाले पद के पास साइन थीटा है, क्या नहीं है, कोस थीटा, तो कोस थीटा को आप 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा कोस थीटा। आगे करेंगे तो 1 इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर 2 ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पे एक ये ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट है, दोनों आपस में क्या है, गुणा में है। तो ये जो नीचे वाला इसका जो हमने लघुत्तम लिया था वो इससे कट जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा। तो इसके पास में यहाँ संख्या क्या है 2 और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और उधर भी हमें क्या लाना था, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ये दोनों साइड जो है ये हमारे बराबर आ गई है, तो LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव, यही सिद्ध करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उस एपी के प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका 5वां और 9वां पद क्रमशः 26 तथा 42 है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको 5वां पद दे रखा है, तो इसे आप लिखेंगे A5 बराबर 26 और 9वां पद दे रखा है तो इसे आप लिखेंगे A9 कितना 42। A5 का यह मतलब है A प्लस 4D तो बराबर 26 और A9 का मतलब है A प्लस 8D बराबर 42। ये कहाँ से आया है, हम किसी भी पद को निकालने का, समांतर श्रेणी का कोई पद निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ आप n का मान 9 रखेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा, और यहाँ आप n का मान अगर 5 रखेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा। तो ये जो है दोनों वो हमने यहाँ से डायरेक्ट लिखा है। तो देखिए इन दोनों समीकरणों से आप a और d का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो a प्लस 8d बराबर 42 और a प्लस 4d बराबर है 26। इन दोनों समीकरणों को हम हल करें विलोपन विधि से, निशान चेंज कर देंगे तो ये कट जाएगा, प्लस का 8d इसमें से 4d गया तो ये आएगा 4d बराबर 42 में से 26 को माइनस करना है तो ये कितना आएगा, ये आएगा 12 में से 6 गया 6 और 3 में से 2 गया तो ये आ गया 1, तो ये आएगा 16। तो d बराबर आ जाएगा 16 बटा 4, 4 जोग 16, तो d का मान आ गया कितना 4। इसके पश्चात आप d का मान इन दोनों समीकरणों में से किसी में भी रख करके a का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो d बराबर 4 समीकरण a प्लस 4d बराबर 26 में रखने पर तो a प्लस 4 गुना d का मान है 4 बराबर हो गया 26, तो a प्लस 16 बराबर 26, तो a बराबर 26 माइनस 16, तो a बराबर 6 में से 6 गया 0, 2 में से 1 गया तो 1। इसका मतलब a का मान हमारे पास कितना आ गया 10। अब आपको क्या करना है, आपको AP के प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब आपको यहाँ निकालना है S15, 15 पदों का योग। यहाँ हमें क्या क्या पता है, यहाँ हमें a का मान पता है 10, d का मान हमें पता है कितना 4, n का मान पता है हमें कितना 15, और ये आप सूत्र में रख देंगे Sn बराबर n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो S n की जगह पे 15 बराबर 15 बटा 2, 2 गुना
ए का मान है 10 प्लस 15 माइनस 1 गुणा डी का मान है 4। तो S 15 बराबर 15/2, 10 दूनी हो गया 20 प्लस 15 माइनस 1 मतलब 14 इंटू 4। तो S 15 बराबर 15/2, 20 प्लस ये हो जाएगा 14 चौक 56। इसे आप आगे हल करें, मैं इधर कर रही हूँ। तो S 15 बराबर आ जाएगा 15/2 गुणा ये कितना हो गया, ये हो गया 6 और 0 6 और 5 और 2 हो गए 7 मतलब 76। तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 बच गया 1 16 2 8 16। तो S 15 बराबर 15 गुणा 38। तो S 15 बराबर, आप 38 को 15 से गुणा करके चेक कर लेंगे कितना आता है। 570। तो यहाँ पे S 15 मतलब 15 पदों का जो योग है ये आपके पास में आ गया 570। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक खंबे के आधार से 20 मीटर दूर स्थित प्लेटफॉर्म के एक बिंदु से खंबे की चोटी पर लगे हुए कैमरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो खंबे की ऊंचाई क्या कीजिए। तो यहाँ पे बात हो रही है एक प्लेटफॉर्म और एक खंबे की। ठीक है, मान लीजिए ये खंबा है और ये प्लेटफॉर्म है। तो खंबे के आधार से मतलब खंबे का जो आधार है इससे 20 मीटर दूर स्थित प्लेटफॉर्म के एक बिंदु से, मान लीजिए प्लेटफॉर्म का ये कोई बिंदु है जो इससे 20 मीटर की दूर पर स्थित है। तो यहाँ से खंबे की चोटी के ऊपर लगे हुए कैमरे का उन्नयन कोण, यहाँ पे मान लीजिए कोई कैमरा लगा हुआ है, इसका यहाँ से उन्नयन कोण ये कितना दे रखा है आपको, 60 डिग्री दे रखा है। तो ये कह रहा है कि खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब आपको ये ज्ञात करना है। अगर हम इन पॉइंट्स को नाम दे दें तो ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं। तो ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज ए बी और सी, जहां आपको ए बी पता है, कोण थीटा पता है और आपको ऊंचाई ए सी निकालनी है। तो आप लिखेंगे माना ए बी जो क्या है, ये है खंबे के आधार से प्लेटफॉर्म के बिंदु की दूरी। और ये कितनी दे रखी है आपको ए बी, 20 मीटर। ठीक है, उन्नयन कोण थीटा ये दे रखा आपको 60 डिग्री। साथ ही खंबे की ऊंचाई जो हमने मानी है AC, तो AC बराबर क्या है, खंबे की ऊंचाई जो आपको ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज ABC में आपको क्या क्या पता है, आधार AB 20 मीटर, कोण थीटा 60 डिग्री और लंब AC जो हमें निकालना है। तो यहाँ पे आधार और लंब की बात हो रही है, तो सूत्र लगेगा साइन कोस tan में से tan वाला, जो एक सूत्र है लाल बटा कक्का, इससे आप याद रख सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं लंब और जो आधार है उसके लिए हमेशा कौन सा सूत्र काम में आता है, tan थीटा। तो यहाँ पे आप सूत्र लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan थीटा की वैल्यू है 60 बराबर लंब है हमारे पास में कितना, AC जो हमें निकालना है, आधार है AB, tan 60 का मान होता है √3, AC ये हमें निकालनी है, AB 20 दे रखी है, वज्र गुणा कर देंगे तो ये आगे जाएगा AC बराबर 20√3 मीटर। तो अतः है खंबे की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर। आंसर
तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, दी गई आकृति में कुछ कोणों को x, y, z से चिन्हित किया गया है, इन कोणों के मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे ये हमें चित्र दिया गया है, यहाँ पे x, y और z ये जो 3 कोण हैं, हमें इनके मान निकालने हैं। तो देखिए, जो ये पहला वाला वृत्त है, इसके अंदर ये वाला चतुर्भुज बन रहा है, और जो दूसरा वाला है, इसमें ये वाला चतुर्भुज बन रहा है। तो क्यों ना हम इसको नाम दे देते हैं। ये है A पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट B, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D, ये पॉइंट E, और ये पॉइंट है मान लीजिए F। ठीक है। अब यहाँ पे जो पहला वाला वृत्त है, इसमें चतुर्भुज बन रहा है ABEF, और दूसरे वाले में चतुर्भुज बन रहा है BCDE। ठीक है। अब हमें यहाँ कोण कौन कौन से पता है ये देखिए। तो प्रथम वृत्त में चतुर्भुज कौन सा, ABE और F। चतुर्भुज ABEF ये किस तरह का चतुर्भुज है, ये चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। अब चक्रीय चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण मिलाकर के 180 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ हमें एक कोण पता है, जिसकी सहायता से हम इसके सामने वाला दूसरा कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हमें कोण A पता है, तो कोण A और कोण E ये दोनों कोण मिलाकर के हैं कितने, 180 के। कोण A है 65 का, तो कोण E आप आसानी से निकाल सकते हैं मान रखकर। तो कोण E हो जाएगा 180 में से आप 65 को घटा दें, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 115 डिग्री। तो कोण E हमारे पास में कितना प्राप्त हो गया है, ये हमारे पास प्राप्त हो गया है 115 डिग्री। अब ये दोनों जुड़ करके और कितने बना रहे हैं, 180। इसी तरह से कोण F हमें 91 पता है, तो हम ये वाला कोण भी निकाल सकते हैं। तो कोण F प्लस कोण D 180, कोण F का मान है कितना, 91, प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा कोण D बराबर 180 डिग्री माइनस 91। तो ये कितना चला जाएगा, ये आ जाएगा 89 डिग्री। 9 और 1 हो गया 10, तो ये हो जाएगा 89 डिग्री। तो कोण E हमें प्राप्त हो गया 115, और कोण B हमें प्राप्त हो गया कितना, 89। अब आगे देखिए, FED ये एक सरल रेखा है, और ABC ये भी एक सरल रेखा है। सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो अगर ये कोण 89 है, तो ये हम निकाल सकते हैं 180 डिग्री वाला जो कंसेप्ट है वो लगा के, और इसी तरह से हम ये वाला कोण भी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, चूंकि ABC व FED एक क्या है, सरल रेखा है। ठीक है। और सरल रेखा पर बने कोणों का योग, सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अतः कोण ABE प्लस कोण CBE ये मिला के 180 डिग्री है। तो AB वाला हो गया 89, तो कोण CBE बराबर 180, तो कोण CBE बराबर 180 डिग्री। इसमें से आप 89 को माइनस करेंगे, तो कोण CBE आपके पास में कितना आ जाएगा, 91 डिग्री। इसी प्रकार ये और ये, इसी प्रकार CBE वाला हमने निकाले, हम ये वाला कोण निकाल देते हैं पहले। तो कोण BED प्लस कोण, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, प्लस कोण FED
मिलाकर के कितने 180 डिग्री, तो कोण BED प्लस ये वाला कोण है कितना, ये वाला 115 बराबर 180, तो कोण BED बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, तो कोण BED बराबर हो गया 65 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये B वाला जो कोण है CBE, ये x का मान आपके पास में आ गया है यहाँ पे कितना 91 डिग्री। ये वाला कोण हमें पता चला है कितना 65 डिग्री, तो ये वाला कोण भी कितना हो गया 65 डिग्री। अब देखिए ये दोनों मिला करके कितने होंगे 180 होंगे। क्यों होंगे, ये भी है क्या है चक्रीय चतुर्भुज, ये वाला BCD और E, और ये कोण x और z मिलाकर भी कितने होंगे 180 डिग्री होंगे, क्योंकि ये CBED एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो इसे हम आगे करते हैं। इसी प्रकार इस दूसरे वाले वृत्त में, इसी प्रकार दूसरे वृत्त में जो BCDE, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। BCDE एक चक्रीय चतुर्भुज है, अतः इसमें भी ये आमने सामने के कोण मिलाकर के 180 डिग्री होंगे, तो कोण B प्लस कोण D बराबर 180, साथ ही कोण C प्लस कोण E ये भी 180 डिग्री होंगे। कोण B जो कि x है, कोण D जो कि z है बराबर 180। x वाला कोण हमने 91 निकाल लिया है, कोण z हमें निकालना है, तो कोण z बराबर 180 माइनस कर देंगे आप 91, तो z बराबर आपके पास में आ जाएगा 89। मतलब ये 91 है, तो ये वाला कोण कितना होगा 89 डिग्री होगा। इसी प्रकार यहाँ पे कोण C जो y है और कोण E जो हमने अभी निकाला है, तो कोण y प्लस कोण E है यहाँ पे 65 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो कोण y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, इधर आएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 115 डिग्री आंसर। तो यहाँ पे कोण x है 91, कोण y है 115 और जो कोण z है ये है 89। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 9 सेंटीमीटर दूर बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ पे इसने केवल इतना पूछा है कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो ऐसे बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखाएं वृत्त के ऊपर खींची जा सकती है। तो पहले तो इसका आंसर होगा कितनी स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखाएं। लेकिन जैसा कि इसने क्वेश्चन दिया है तो एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे। तो इसने बोला है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से, तो सबसे पहले तो आप 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त खींचेंगे इस तरह से। मान लीजिए इसकी त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये बोल रहा है केंद्र से 9 सेंटीमीटर दूर, तो केंद्र से मतलब यहाँ से 9 सेंटीमीटर आगे, तो आपको यहाँ से काउंट करना है, और अगर आप यहाँ से खींचना चाहो तो इसके आगे भी आप 4 सेंटीमीटर रेखा को खींच सकते हैं। तो आप यहाँ से 9 सेंटीमीटर आगे खींच सकते हैं, और यहाँ से खींचें तो आप यहाँ से आगे 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच सकते हैं। तो ये टोटल केंद्र से 9 सेंटीमीटर दूर हो गया। केंद्र आप O मान लें और बाहरी बिंदु को आप P मान के चलें, ठीक है। अब इसको आगे करने के लिए आप क्या करते हैं, आप OP रेखा का समद्विभाजन करते हैं। OP रेखा का समद्विभाजन करते हैं। समद्विभाजन के लिए आप क्या करते हैं, प्रकार की नोक यहाँ रखते हैं, पेंसिल की नोक को आप आधे से थोड़ा ज्यादा जो है प्रकार को खोल के पेंसिल की नोक यहाँ पे रखते हैं, और एक बार चाप आप काटते हैं इस वाले बिंदु से, एक चाप कटेगा ऊपर और एक चाप कटेगा नीचे। इसी तरह से प्रकार की नोक को आप P बिंदु पे रखेंगे, एक बार चाप काटेंगे यहीं से ऊपर और एक बार चाप काटेंगे यहाँ से ही नीचे, ठीक है। समद्विभाजन का मतलब होता है इस रेखा को आधे आधे 2 टुकड़ों में बांट देना।
तो ये जो रेखा है वो 9 सेंटीमीटर की है, तो समद्वि भाजक में ये 4.5 4.5 के 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगी। तो समद्वि भाजन वाली रेखा जो है वो इस तरह से गुजरेगी। अब ये मैं बिना प्रकार के बना रही हूँ, इस वजह से एग्जैक्ट नहीं हो पा रहा है। ये इस तरह से समद्वि भाजन वाली रेखा गुजरेगी। और फिर आप क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट के ऊपर प्रकार की नोक को रखेंगे यहाँ पे, और इस तरह से घुमा करके एक वृत्त बना लेंगे। इस तरह से एक वृत्त बन जाएगा इस तरह से। अब ये जो बना है वृत्त, ये इस पहले वाले वृत्त को जिन 2 बिंदुओं पे काटेगा वही ये 2 स्पर्श रेखाएं होंगी। और आप इसको इस तरह से मिला देंगे, और इसे आप ए नाम दे देंगे, इसे आप बी नाम दे देंगे। तो टी ए व टी बी 2 स्पर्श रेखाएं इस तरह से आपको प्राप्त होंगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा नहीं है, इसने केवल इतना पूछा है कि 2 स्पर्श रेखाएं, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और हमने उसका जो आंसर है वो 2 स्पर्श रेखाएं दे दिया है। लेकिन फिर भी अगर ये क्वेश्चन पूछे, क्योंकि उसने नाप दे रखी है, तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है, तो संलग्न फलकों को मिलाकर के एक ठोस बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको 2 घन दे रखे हैं तरह से। ये पहला घन और ये है दूसरा घन, ठीक है। और इन दोनों घनों को जोड़ दिया गया है आपस में, इनको आपस में इस वाले फलक से जोड़ दिया गया है। तो ये कैसे बनेगा देखिएगा। ठीक है, इस तरह से इनको जोड़ दिया गया है। इन दोनों का हमें 27 सेंटीमीटर क्यूब, क्या पता है आपको, इसका आयतन पता है। इसका भी 27 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका भी 27 सेंटीमीटर क्यूब है, और इसका हमें आयतन नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो ये दोनों जो घनों का आपको आयतन दिया गया है, इससे आप इसकी भुजा निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने इस वाले घन की भुजा मानी मैंने ए, और इसकी भी ए, क्योंकि दोनों घनों का आयतन सेम है तो भुजा भी सेम है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपने ए मानी है इसकी भुजा, तो ए ये वाली जोड़ने पे ये जो घनाभ बन गया है, घनाभ की आकृति, तो इसकी जो लंबाई है घनाभ की वो तो आएगी 2a। इसकी जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, चौड़ाई ए की ए रहेगी, और जो ऊंचाई है, ऊंचाई भी इसकी क्या रहेगी, ए की ए। जो घन होता है उसकी सभी भुजाएं समान होती है, तो इसकी लंबाई भी ए है, घन की चौड़ाई भी ए है, और इसकी ऊंचाई भी ए है। तो जब आप इन दोनों घनों को आपस में जोड़ेंगे तो जो घनाभ बनेगा, तो केवल इसकी लंबाई में बदलाव आएगा जो घनाभ बनेगा, बाकी इसकी चौड़ाई भी ए रहेगी और इसकी ऊंचाई भी ए ही रहेगी। तो हम सबसे पहले ये जो दिए गए घन है, इनसे हम इनकी भुजा निकाल लेते हैं। तो घन का आयतन दे रखा आपको 27 प्रश्नानुसार, या फिर दिए गए जो घन उनका आयतन है 27। घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब, कितना 27। तो भुजा बराबर ये 27 है, इसका क्यूब रूट का मतलब होता है घन मूल। तो भुजा आ जाएगी, क्यूब रूट किया है तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 के जोड़े बनने चाहिए और एक भुजा बाहर निकल जानी चाहिए। तो यह आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में चल रहा था, और भुजा आपने क्या मानी है ए, इसका मतलब ए आपके पास में कितनी आ गई है 3 सेंटीमीटर। अब आगे हम घनाभ की बात करते हैं जो हमने बनाया है। तो बनाए गए घनाभ में जो लंबाई है वो हो जाएगी 2a, मतलब 2 गुणा 1/3 आया है तो 6 सेंटीमीटर। चौड़ाई ए की ए रहेगी, मतलब 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई ये भी ए है तो ये भी 3 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है घनाभ का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है 2 गुना लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो ये हो जाएगा 2 गुना आगे लंबाई इंटू चौड़ाई मतलब 6 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 6, आगे हो जाएगा 6 18, 3 9 और फिर 6 18 आ जाएगा 18 18 हो गए 36 प्लस 9, इसको आगे करेंगे 2 गुना 36 और 9 हो गए 45, ठीक है, और 45 दूनी हो गए 90। तो 90 क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो घना बना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास में आएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक पासे के एक बार फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जब आप किसी पासे को फेंकते हैं तो उसमें कुल परिणाम आपके पास में 6 प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 और 6, और उनमें से इसने विषम अंक आने की प्रायिकता पूछी है। तो देखते हैं, पासे को उछालने की घटना में कुल परिणाम कौन कौन से आते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। कुल परिणामों की संख्या हो गई कितनी? टोटल 6। फिर आगे अनुकूल परिणाम या फिर विषम अंक जो आते हैं, इसमें विषम अंक कौन कौन से हैं? 1 3 और 5। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं? अनुकूल परिणाम 1 3 और 5। तो अनुकूल परिणामों की संख्या वो कितनी हो गई? 3। अब आपको जो क्वेश्चन पूछा है वो लिख दीजिए। अतः विषम अंक आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो 3 बटा 6, इसको काट करके आंसर आ जाएगा 1 बटा 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये कंप्लीट होता है। धन्यवाद।